नमस्कार बच्चों। 10वीं क्लास के एसएस के विद्यार्थियों के लिए आज हम हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हमारे हैं, पहली किताब हमारी हिस्ट्री है और हिस्ट्री के हम आज 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 हमने पहले कर लिए हैं, तो 25 के लगभग आज 23 या 25 क्वेश्चन आज फिर हम करेंगे। 23 के लगभग क्वेश्चन बनेंगे शायद आज, तो इतने क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो ये कंप्लीट हिस्ट्री के जो सभी जो 5 जो चैप्टर हमारे हैं उनके जितने भी 1 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे लगभग मैंने कवर कर दिए हैं। अपनी किताब से भी कर लेना, मतलब 70% छोटे जो प्रश्न थे 1 नंबर में जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। आज के हिसाब आज हम पूरे कर लेंगे इनको, 1 नंबर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न। तो अपनी कॉपी में इनको अच्छे प्रकार से लिख लेना, समझ लेना और किताबों को पढ़ते रहना। तो आज हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारा है कारण लॉ। ये कारण लॉ पहले भी करवा चुके हैं, हम दोबारा देख लीजिए। कारण लॉ क्या था? यह इंग्लैंड की सरकार के पास, इंग्लैंड की सरकार के द्वारा पास किया गया ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत इंग्लैंड में मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। मक्का का जो आयात था उस पर पाबंदी लगा दी थी ब्रिटेन के अंदर। इसको कारण लॉ नाम दिया गया था। ये आपने पहले पढ़ चुके हैं, इसको आप दोबारा फिर पढ़ लिया है आपने। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 26 का है, रीडरपेस्ट बीमारी क्या थी? तो रीडरपेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। रीडरपेस्ट क्या थी? रीडरपेस्ट की बीमारी 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में प्लेग के रूप में फैली थी। एक ऐसी महामारी के रूप में फैली थी ये बीमारी अफ्रीका के अंदर, और वहाँ के जो पशु थे, मवेशी थे, उन मवेशी में ये बीमारी फैली थी और इस बीमारी से प्रभावित होकर के उनकी 90% जो पशु थे वो मर भी गए थे, जिसको नाम दिया गया था रीडरपेस्ट। क्या नाम दिया गया था? रीडरपेस्ट। अफ्रीका में 1890 के दशक में ये बीमारी फैली थी। क्वेश्चन नंबर 27 का है, IMF का पूरा नाम क्या है? IMF का पूरा नाम रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। G77 वाले में किया था हमने, दोबारा फिर कर लिया है ये। तो G77 क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है G77 क्या है? तो G77 है वो क्या है देखिएगा। यह विश्व के 77 विकसित देशों के विकासशील देशों के का एक संगठन है। जो विश्व के 77 विकासशील, एक तो विकसित देश थे, एक विकासशील देश। विकासशील देश थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था G77, और ये विकासशील देश थे, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया था, इसको नाम दिया गया था G77। तो ये था G77 भाई हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 29 का, वीटो निषेधाधिकार से आप क्या समझते हैं? वीटो निषेधाधिकार। वीटो का मतलब क्या था? एक ऐसा अधिकार जिसके सहारे एक सदस्य की असहमति होने पर भी प्रस्ताव खारिज किया जा सकता है। भी ऐसा एक कानून बनता है वीटो, ऐसा एक निषेधाधिकार प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई एक व्यक्ति भी अगर उस चीज़ को मना कर दे, भी एक कार्य नहीं होना चाहिए, उसकी एक ही व्यक्ति की असहमति अगर हो जाती है तो वह कार्य नहीं किया जाता है, उस कार्य को खारिज कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, भी कार्य नहीं होगा। उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वीटो, यानी निषेधाधिकार। क्वेश्चन नंबर 29 का है, 30 का हमारा है, सर हेनरी मार्टन स्टैनली कौन थे? सर हेनरी मार्टन स्टैनली कौन थे? कौन थे भाई? सर हेनरी मार्टन स्टैनली एक ब्रिटिश पत्रकार और खोजी थे। कौन थे ये? ब्रिटिश पत्रकार और खोजी। तो क्या लिखेंगे हम इसको? सर हेनरी मार्टन स्टैनली एक ब्रिटिश पत्रकार और खोजी थे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 31 का, कारखानों का उदय सबसे पहले कब और किस देश में हुआ? अब कारखानों का जो उदय है वो कब और कहाँ पर हुआ था? कारखानों का उदय, तो कारखानों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले कारखानों का उदय, तो कारखानों का जो उदय था सबसे पहले कहाँ हुआ था? 1730 के दशक में हुआ था। कहाँ हुआ? 1730 के दशक में हुआ था, इंग्लैंड के अंदर। तो कारखानों का उदय सबसे पहले इंग्लैंड में 1730 के दशक में हुआ था।
अगला है भाप के ईंधन का आविष्कार किसने किया? भाप के ईंधन का आविष्कार किसने किया था? यूकोमेन द्वारा किया गया था, और जेम्स वाट ने यूकोमेन द्वारा बनाए गए भाप का जो ईंधन था उसमें सुधार किया था। सबसे पहला भाप का ईंधन बनाया था यूकोमेन ने, और जेम्स वाट ने इस यूकोमेन द्वारा बनाए गए जो भाप का ईंधन था उसमें टेक्निकल जो सुधार है वो किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार आपने प्रश्न में पढ़ा था, किताब में पढ़ा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में जेम्स हरगिव्स ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरगिव्स ने 1764 में किया था। तो भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ और कब स्थापित हुई? तो भारत में सबसे पहली जो कपड़ा मिल थी वो कहाँ स्थापित हुई थी? मिल बम्बई के अंदर हुई थी। और कब हुई थी? 1854 में। कब हुई थी? 1854 में स्थापित हुई थी। भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई थी। अगला है जोबर कौन होता था? जोबर होता है भाई उद्योगपतियों के लिए मजदूरों के लिए भर्ती करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? जोबर कहलाता था। अब जो उद्योगपति थे उनकी जो फैक्ट्रियाँ उद्योग थे उनमें मजदूरों की जो आवश्यकता होती थी उन आवश्यकता को कौन पूरा करता था? जोबर पूरा करता था। जोबर उन व्यक्तियों को, जिस व्यक्ति को काम की आवश्यकता होती थी उसको अपनी उद्योग में काम देता था, तो उसको बोलते थे जोबर। क्या होते? जोबर बोलते थे। उद्योगपतियों के लिए नए मजदूरों की भर्ती करने वाला व्यक्ति को जोबर कहते हैं। अगला है लाइस्टल क्या है? लाइस्टल यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलाया जाने वाला एक यांत्रिक औजार है। रस्सियों और पुलियों, रस्सी के माध्यम में पुली होती थी, पुलियों पर रस्सी लगाई जाती थी और उसे चलाया जाने वाला एक यांत्रिक औजार था जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो कपड़ा बुनने का जो कार्य किया जाता था उसमें इसका प्रयोग है वो किया जाता था, जिसको बोलते हैं फ्लाइस्टल। जो क्या बोलते हैं? फ्लाइस्टल भी बोला जाता था। तो यहाँ लाइस्टल है ना, फ्लाइस्टल आएगा, इसका पूरा नाम क्या है? फ्लाइस्टल। अगला है भाई भोसले कौन थे? भाई भोसले कौन थे? तो भाई भोसले बम्बई के एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे जिन्होंने बम्बई के उद्योगों में 1930 से 1940 की अवधि में कार्यरत मजदूरों की दुर्दशा का वर्णन किया है। तो भाई भोसले बम्बई के क्या थे? ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे और इन्होंने मुंबई के उद्योगों में 1930 से 1940 की अवधि में कार्यरत मजदूरों की दुर्दशा का वर्णन किया है। ये थे भाई भोसले। कौन थे? मुंबई के ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है केसरी नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो केसरी नामक जो अखबार का प्रकाशन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक अखबार का प्रकाशन किया था। अगला है मार्को पोलो कौन था? वह कहाँ का रहने वाला था? तो मार्को पोलो इटली का एक यात्री था। कहाँ का था ये? इटली का एक यात्री था जो लंबे समय से तक चीन में रहने वाला, और 1295 में वे अपने देश वापस चला गया और इटली जाकर के मुद्रण संस्कृति का उन्होंने विकास किया। तो था मार्को पोलो। क्या था भाई ये? मार्को पोलो इटली का खोजी यात्री था। क्या था? मार्को पोलो इटली का एक खोजी यात्री जो चीन में काफ़ी लंबे समय तक खोज करने के बाद कहाँ चला गया था? अपने देश वापस चला गया था। ठीक है। और कब चला गया था? 1295 में। और वहाँ जाकर के उन्होंने क्या किया था? मुद्रण का विकास किया। मुद्रण जो कला थी, लिखने की जो कला थी, उसका विकास उन्होंने किया था। अगला है 40 का गुटेनबर्ग कौन था? तो गुटेनबर्ग जर्मनी का निवासी था। कौन था गुटेनबर्ग? जर्मनी का निवासी था। उसने रोमन वर्णमाला में, गुटेनबर्ग जर्मनी का निवासी था, उसने रोमन वर्णमाला में 26 वर्णों के टाइप तैयार किए। उसने रोमन वर्णमाला में 26 वर्णों के टाइप तैयार किए और 1948 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो जो हमारा गुटेनबर्ग था जर्मनी का निवासी था
और उसने रोमन वर्णमाला में रोमन के जो हमारी रोमन पद्धति है ABCDयाँ ये कितनी हैं 26 हैं। ये 26 अक्षर उसी के तैयार किए हुए हैं और इसी के आधार पर उन्होंने क्या किया था, एक 1448 में प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन हमारा है 18वीं सदी में 18वीं सदी में जापान के शहर टोक्यो को किस नाम से जाना जाता था? तो 18वीं सदी में टोक्यो को किस नाम से जानते थे? एदो के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? एदो के नाम से जानते थे। मार्को पोलो कौन था? ये पहले भी आ रही है हमारा, तो इटली का खोजी यात्री था। ये बहुत लंबे समय तक चीन में रहा और 1295 में इटली लौट चला गया। अगला है छापेखाने से पहले भारत में पुस्तकें कैसे तैयार की जाती थी? तो छापेखाने से पहले भारत के अंदर क्या थी? पांडुलिपियाँ थी। क्या थी? पांडुलिपि के रूप में होती थी। अब पांडुलिपि किस प्रकार से बनती थी? इनके ताड़ के पत्तों पर, हाथ से बने कागज पर, पेड़ों की छाल पर, चमड़े पर इसको लिखा जाता था। इनको पांडुलिपियाँ कहा जाता है। पांडुलिपि हाथ से लिखित जो सामग्री है उसको बोलते हैं पांडुलिपि। ठीक है ना, हाथ से जहाँ लिखे ताड़ के पत्तों पर लिखना है, खाल पर, पेड़ की छाल पर, इन पर लिखना है, वो पांडुलिपियाँ कहलाता है। तो भारतीय छापेखाने से पहले ये चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और किसने की? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक ने की थी। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले पुर्तगाली भारत के अंदर आए, गोवा के अंदर, और गोवा के अंदर अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने यहाँ पर मुद्रण संस्कृति का, मुद्रण कला का कारखाना स्थापित की, मुद्रण को लेकर आए और वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की ताकि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो सामग्री उन्होंने तैयार करनी थी उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए छाप सके। तो भारत में मुद्रण सबसे पहले कहाँ आया था? पुर्तगाल के अंदर, पुर्तगाली लेकर आए थे गोवा के अंदर। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और क्यों पास किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और क्यों पास किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी देसी एक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, देसी साहित्य पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में देसी जो साहित्य हमारा था, भारतीय जो साहित्य था, भारतीय अखबार पत्र पत्रिकाएं थी, उन पर प्रतिबंध लगाना था। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये किताबों के माध्यम, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देश के अंदर राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। लोग अब देश के प्रति प्रेम की जो भावना है उनके बढ़ती चली जा रही है, तो उनको रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1878 में यह बिल पास किया, यह कानून पास किया कि इनकी जो प्रेस पर है प्रतिबंध कर दिया जाए। तो उसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये हमारे 45 क्वेश्चन थे छोटे, जो आपके हिस्ट्री के, इतिहास के जो 5 पाठ हैं हमारे, उन 5 पाठों में से चुन करके आपको बताए गए। 45 क्वेश्चनों में लगभग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपके जो 45 क्वेश्चन बनाए हैं, 1 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, इन्हीं प्रश्नों में 1 या 2 नंबर में से पूछे जाते हैं। तो आपसे आशा है यही है कि इन प्रश्नों को आप अच्छे प्रकार से लिखेंगे, समझेंगे और उनको तैयार करेंगे। अगली वीडियो में आपको अगले प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।